जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टी। आपको पता है ट्रंप साहब के साथ रहे हैं और अभी भी रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा हैं। जारी बात है, इनकी लॉयल्टी पार्टी के साथ होती है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, आपके वक्त का सर। My pleasure, sir. Thank you so much for having me on your segment. थैंक यू। बड़ी देर हो गई आपसे बात नहीं हुई। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। अमेरिका बहादुर जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स इंडिया, साउथ एशिया और इंटरनल भी आपको पता है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं पाकिस्तान में। मैं फॉरेन पॉलिसी पे तो बात पे आता हूँ, और जो इंडिया पाकिस्तान पे अमेरिका कैसे देख रहा है। पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ तारड़ साहब के, ये जो नए मिलिटेंट्स पाकिस्तान में इमर्ज हुए हैं, हाउ डज वॉशिंगटन सी दिस? और आप क्योंकि घूमते फिरते हैं पॉलिसी सर्कल्स में भी, अपने मुआशरे के साथ भी आपका कनेक्शन है, आपने देखा किस तरह पाकिस्तान में हालात बेहतर थे फिर खराब हुए, और ये एक तरफ हम इनको दहशतगर्द करार देते हैं, बैन करते हैं, दूसरे दिन जो है इनको इजाजत दे देते हैं, सियासी जमात कहते हैं। सो हाउ डू यू ऑल सी दिस सर? देखिए, इसमें मैं आपको दो इसमें अपने आइडियाज दूंगा, एक एज एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू और एज एक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक और मजाक है जिसको बड़ा पुअरली हैंडल किया गया। एक मजहबी जमात जो कि बाद में सियासी जमात बनी, पहले उसके बारे में कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट की वो फेवरेट जमात है, फेवरेट एक ग्रुप ऑफ मुसलमान है। जिस तरह रिजवी साहब उभर के सामने आए बड़े शॉर्ट पीरियड में मुमताज कादरी साहब के बाद, तो एक तो उनको मिस हैंडल किया गया, कभी लिफाफे देते दिखाया गया, कभी फिर उसके बाद ये भी एक अजीब सा तासर दिया गया। लेकिन उसमें जो मेरा इमरान खान साहब के हवाले से, इन्होंने पहले तो उनके साथ मुआहदे किए। अगर आप उनको मुआहदों को आप उन पे फुलफिल नहीं कर सकते तो आपको साइन करने की क्या जरूरत थी? एक तो वो मिस हैंडल पहले शाह साहब ने किया, फिर उसके बाद शेख रशीद साहब ने किया, अब तीसरा मुआहदा फिर कर लिया उनसे। एक तो ये गलती। फिर उसके बाद ये था कि उन्हें भाग के आपने उन पर पाबंदी लगा दी। एक तो रिजवी साहब की गलती मैं समझता था कि वो एक मजहबी जमात थे, उनको सियासत में आने की जरूरत नहीं थी, नहीं आना चाहिए था, चले वो आ गए। फिर उसके बाद ये था कि इनको जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने उस पर दहशतगर्दी और पाबंदी क्यों लगाई? मैं थोड़ा सा कंपैरिजन ये करूंगा पीपल्स पार्टी दौर में या पीपल्स पार्टी से पहले। अब पीपल्स पार्टी की एक तंजीम थी अल-जुल्फ़कार। उसके बाद मुझे अभी याद है कि जब बेनजीर साहिबा का मर्डर हुआ तो सिंध में 23 रेलवे स्टेशन जला दिए गए थे, उन पर पाबंदी लगी आज तक? आपने फौरन भाग के इन पर पाबंदी लगा दी। अब उसमें मेरी ओपिनियन ये होगी कि एक तरफ मैं अभी तक मुझे याद है कि मैंने बड़ी दर्दनाक स्टोरी पढ़ी कांस्टेबल अली इमरान की, जो शालीमार थाना लाहौर से, जिसके 3 बच्चे हैं, बूढ़े वालदैन छोड़ के वो बेचारा, मैं समझता हूं वो शहीद हुआ। वो भी आशिक़े रसूल था, मैं भी आशिक़े रसूल हूं, चीमा साहब आप भी आशिक़े रसूल हैं, हर मुसलमान आशिक़े रसूल है। एक आशिक़े रसूल दूसरे आशिक़े रसूल को मार रहा है और दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों शहीद हैं। आज के दिन में हाफिज वहीद साहब जो जख्मी थे, आज बेचारे वो भी शहीद हो गए हैं, वो भी कहते हैं शहीद हैं। 600 बंदा जख्मी हुआ है, 200 बड़े क्रिटिकल हैं। जो क्रिटिकल होते हैं उनमें ऑलमोस्ट वो भी बेचारे मरे हुए ही होते हैं। तो एक बड़े लेवल के ऊपर सारा कुछ ही हुआ। इसको पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिस हैंडल किया, इनको मेरे ख्याल में बिल्कुल ज्यादती की गई। देखें कि फ्रांस में अभी तक आपका पाकिस्तानी एम्बेसडर कोई नहीं है। एम्बेसडर क्या होता है? आपके अवाम का एक नुमाइंदा होता है, आपके जज्बात की अक्कासी करता है वहां पे। आप चले, एक तो ये मसला मिस हैंडल, आपने कौन सा मसला अच्छे तरीके से हैंडल किया है? आपके आटे के डाके हैं, चीनी के डाके हैं, आपके कई और चीजें हैं। मेरा मकसद एक चीज नहीं है, ब्लंडर पे ब्लंडर है, एक चीज नहीं है। एक तो मेरी ये ओपिनियन थी कि इस पे ये क्यों इसको मिस हैंडल किया गया। डायलॉग होना चाहिए था दोनों साइडों पे, और करंट जो इस वक्त आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए था कि अगर आप वादे वफा नहीं कर सकते तो साइन क्यों कर रहे हैं? और मिनिस्टर लेवल के लोग, कमिश्नर थे, मिनिस्टर थे, मजहबी अमूर के मिनिस्टर थे, वो सारे उनको कर रहे हैं। एक तो ये मिस हैंड। अब अमेरिका इसको किस नजर से देखता है? आपको मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि पाकिस्तान की आज तक इमेज दुनिया में क्या था, आज से कुछ साल पहले तक, कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को बेचते हैं, टेररिज्म पे पैसे बनाते हैं, डबल गेम खेलते हैं। तो ये एक इमेज था। तो वो अभी इमेज सॉफ्ट होने के आसपास ही था
कि आपने इस तरह का एक दोबारा एक कोविड जो कि एक इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी दुनिया सफर कर रही है, आपने फिर अपना वही चेहरा दिखा दिया है कि सड़कों के ऊपर लोग निकल रहे हैं और अपने इमलाक को जला रहे हैं। दूसरा, वजीर आजम साहब, मुझे समझ नहीं आई कि वजीर आजम साहब खान साहब आके टीवी पे कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रांस का एम्बेसडर वापस भेज दिया तो यूरोपियन यूनियन बंद कर देगी। मुझे ये बताएं आपकी क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है? पहले आपका स्वाय एड का पैसा आता है और वापस दुबई और लंदन और न्यूयॉर्क चला जाता है, आपकी स्टैब्लिशमेंट और आपके पेशावर सियासतदान उसको खा जाते हैं। वो असली जगह पर तो जाती कोई चीज नहीं। आप मुझे ये बताएं, स्वाय सियालकोट से चंद कटलरी सेट, सर्जिकल चीजें और लेदर की जैकेटों के अलावा आपके पास क्या चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या सलाहियतें रखते हैं आप? तो खामखा कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रेंच एम्बेसडर को ये किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा खुदा रहा, आपके पास सिर्फ एक मैंडेट था करप्शन को रोकने का, वो आप रोक नहीं सके। आज मैं छोटी सी मुझे इतनी इंतहाई शर्म महसूस हुई कि आज जहांगीर तरीन साहब का एक नुमाइंदा अपना राजा साहब अपना डेलीगेशन लेके खान साहब से मिले और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट पता क्या आई है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। इसका मतलब आप पहले इन्वॉल्व थे उसमें। एक केस चल रहा है कोर्ट में, एफआईए के पास है। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस दें और मुलाकात करें उन लोगों को? ये मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपकी, ये लेवल है आपके। अगर इस तरीके, आपका क्या ख्याल है, लोग नहीं देख रहे आपको? पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देखा जा रहा कि आप चीनी के डाकों पे एक स्टेप आगे जाके आप दूसरे एक स्टेप पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह ये एक इमेज है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड अ सीरियस गवर्नमेंट और सीरियस स्टेप्स। अब देखे मैं छोटी सी, जिस तरह मैं बताता हूं, एक स्टेप आगे जाते हैं, दो स्टेप पीछे। इंडिया के साथ चाइना कपास की पहले ट्रेड का सिग्नल दिया, फिर एक स्टेप पीछे। उनके साथ नेगोशिएट आप कर रहे हैं चीजें मिडिल ईस्ट में, लेकिन कौम को एतमाद में नहीं ले रहे हैं। मेरा मकसद है कि इसको चाहिए कि आप सीरियस स्टेप्स लें, माजी की गलतियों को देख कर आगे चलें। आपने माजी में बहुत गलतियां की, 73 साल में इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए गए हैं, लेकिन यह कि उन पे फायदा उससे नहीं उठाया जा रहा अभी तक भी। हमारी एक तो ये बाहर की इंपोर्टेड जो कैबिनेट है, आधे से ज्यादा तो अमेरिकन है वो, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि उनका क्रेडेंशियल क्या है कि वो सिर्फ सियासतदानों को या खान साहब के यहाँ पे शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा करते रहे हैं, या उनको एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप की उनको सहूलत देते रहे। किसी के कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई उनकी तालीम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। अफसोस के साथ मैं कहता हूं, ये कितना अरसा चलाएंगे आप? कितना अरसा मजीद आप कौम को, अवाम को कितना अरसा धोखा देंगे? चाहे वो पीपल्स पार्टी दे, चाहे नून ग्रुप दे, चाहे पीटीआई दे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट दे। एस्टेब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तानी है, अदलिया भी तो आपकी पाकिस्तानी है, वो कौन से बाहर से आए? लेकिन एक चीज उनमें, सब में एक चीज कॉमन है कि उनमें नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि ये जो आपने एक स्केच खींचा है, इस सारे स्केच में आप नहीं समझते कि एस्टैब्लिशमेंट तो चाहती थी कि टीएलपी को टफ टाइम दिया जाए। जो कदम उठाए थे वो इमरान खान साहब ने तो नहीं उठाए थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा। बैन करना, दहशतगर्द करार देना, उसका बोलना, ये काम इमरान खान का नहीं है, ये काम उन्हीं का था। वो समझते थे कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज होना चाहिए, ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें, रियासत जो है वो जत्थों की शक्ल में, जत्थों के प्रेशर से फॉरेन पॉलिसी के फैसले नहीं करते। लेकिन तारड़ साहब ये बताएं कि जो इमरान खान साहब है उनको नजर आ गया कि मैंने तो 2 साल बाद इलेक्शन लड़ना है, और ये सारा दाएं बाजू का राइट विंग कंजर्वेटिव वोट है जो कि मेरी सियासत को खराब कर देगा। और शेख रशीद के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो आप तारड़ साहब ये जरा इसको जरा लाइन ड्रॉ करें। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इसको ड्रॉ कर रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट तो खड़ी थी कि रियासत का ठीक इमेज करें और इनको जो है वो दबाएं, और पुलिस इनिशियली देख रही थी लाहौर में और जिन जगहों पे भी ना रेंजर थी ना फौज थी। तो पुलिस से जब वो डील नहीं हुआ, मामला 24-36 घंटे से आगे निकल गया, तो वो फिर टीएलपी वाले बिफर गए, इनसे कुछ हुआ ना हो। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने कहा अब तो राय आमा हमारे खिलाफ हो गई है, तो अवाम गालियां देने लग पड़ी है, तो लिहाजा स्टेप बैक कर लो, बजाय इसके कि ये कल को सारा दाएं बाजू का वोट ही
हमसे फिसल गए और हम आज के रसूल होने के बावजूद दुश्मन बन जाएं। तो आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं, या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? देखिए, उसमें मैं एक बार फिर आपको एक ये जरूर बात बताऊंगा, एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ चूहे बिल्ली वाली गेम खेल रही है। वो क्या है? एस्टेब्लिशमेंट अपनी करप्शन में बिजी है, बदनाम खान साहब को कर रही है, और खान साहब को आगे वो कहते हैं ना कि मेरा मकसद, उन्होंने स्केपगोट खान साहब को बनाया। अब ये शुरू से सारी एजेंसी रिपोर्टें होती है, हर चीज सामने होती है, लेकिन उस पर कुर्बानी का बकरा खान साहब बनते हैं। लेकिन अगर मुझे ये बात बताएं, और ये आज की स्टोरी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट तो अप्रूव नहीं कर रही है बिल्कुल, पीटी खान साहब के साथ काम नहीं कर रही शुरू से। आपके पास सबसे बड़ी उसकी मिसाल मौजूद है कि पंजाब में वो आपके इतने चीफ मिनिस्टर और इतने जो अफसरान है वो आगे पीछे जा रहे हैं, और ये अंडरस्टूड सी बात है। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल आपके पाकिस्तान में जितनी अफसरशाही, जितनी अदलिया, जो कुछ भी है, वो दो ग्रुपों में इन्वॉल्व है। पीपल्स पार्टी में उनकी हमदर्दियां या पीपल्स पार्टी के साथ हैं या नून लीग के साथ हैं। उनको अभी पता ही नहीं है कि पीटीआई को किस तरह हैंडल करना है। अब उसमें ना अदलिया या आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारी बिल्कुल अभी तक वो कंफ्यूज है कि वो इसका क्या करना है खान साहब को। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? खान साहब को हो रहा है। खान साहब, आप अगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे सही तरीके से, आप टीम बिल्ड नहीं कर रहे, और अगर आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट या पूरी सपोर्ट अच्छे तरीके से, खान साहब को चाहिए थे हाथ छोड़ के घर चले जाएं, अपोजिशन की बेंचों में बैठ के फिर आए, जब उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग डील हो, आपको कौमी असेंबली में एक भारी अक्सरियत हासिल हो, मैंडेट ऐसा हो जो आप डिलीवर कर सकते हो, सलाहियत रखते हो, फिर आए। ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गेम है। करप्शन में सारा माल वो खा रहे हैं, बदनाम इनको कर रहे हैं। नहीं, मैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे मैं इस बात पे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट देखें, जो बंदे भी आप पावर में आते हैं, फिर इल्जाम तो लगता है, ठीक है, बाजवा साहब, आसम बाजवा साहब के ऊपर इल्जाम लगे, और जारी बात है ये फिर एक वो चीजें अंडर द कार्पेट चली जाती हैं। लेकिन इस वक्त जनरल बाजवा की लीडरशिप में मेरी जाती राय ये है, और हम उनसे मिले भी हैं बाजवा साहब से फ्यू टाइम्स, और उन्होंने बड़ी खुल खिला के बातें की हैं इकोनॉमी के लिहाज से, और वो चाहते हैं कि मुल्क की डायरेक्शन ठीक की जाए। परसों तरसों भी उन्होंने साफी बुलाए हुए थे और बड़ा खुल के कहा, यार हम तो चाहते हैं काम करना और चीजें ठीक हो, मुल्क का इमेज ठीक हो, जिहादी कल्चर ठीक हो, इकोनॉमी ठीक हो। लेकिन मेरी बात सुनिएगा सर, लेकिन आखिर में होता यह है कि देखें, एस्टैब्लिशमेंट, आपको मैं माइंडसेट समझा देता हूं सर, मिल मिला के जो पता चलता है, वो कहते हैं हम हुकूमत को असिस्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक करने में, मुल्क की ओवरऑल आउटलुक ठीक करने में। भाई गुड गवर्नेंस क्या करनी है? थाना कचहरी, सब्जी मंडी, मिर्चें, दाल, इसका रेट तो घूमने में करने होते हैं ना। अदारे तो आपके साथ खड़े होते हैं ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक फैसले करने के अंदर, उनका निटी ग्रिटी में तो कोई काम नहीं होता। वो सीपैक की सिक्योरिटी तो दे सकते हैं, लेकिन वो नीचे तो हर चीज नहीं कर रहे होते। सो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली वीक चीफ एग्जीक्यूटिव्स केपी और पंजाब में लगने की वजह से गवर्नेंस डिलीवर नहीं हो रही। सो इसमें मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है, बाकी यार आपका अपना एनालिसिस। नहीं एनालिसिस, मेरा क्वेश्चन उस पर ये होगा लाजमी, मैं बिल्कुल आपने सही कह रहा हूँ। पहले सबसे पहले तो माइक्रो मैनेजमेंट गवर्नमेंट को बताना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है, सबसे पहले मेरी नजर में। लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड में होता है, उस मुल्क में जिसमें मेरा मकसद जो हालात ना हो वहां पे। मेरा ये क्वेश्चन होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा चीमा साहब, कि सर अगर सियासी हल्के इतने ताकतवर है तो कौमी असेंबली में बिल पेश करना कि आप मिलिट्री के बारे में जो बंदा बात करेगा उसको 2 साल जेल और 50,000 जुर्माना किया जाएगा। दुनिया में आज की करंट अंडर सर्कमस्टांसेस 21st सेंचुरी में आप सोच सकते हैं किसी मुल्क में इस तरह की लेजिस्लेशन आएगी? मुझे ये बताएं कि आप कोई बंदा किसी इतना खतरनाक बिल, आपका क्या ख्याल है वैसे के दूसरे ममालिक इसको नहीं देख रहे और उससे क्या गैस कर रहे हैं वो? नहीं, मैं इसमें आपको बता देता हूं, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर डिबेट की थी कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लेजिस्लेशन अमेरिका और इंडिया के अंदर मौजूद है। मैं इसके आपको ये आर्मी के बारे में नहीं थी, ये था कि एक ओवरऑल जो है वो अदारे को जो बदनाम किया जाता है, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही थी, अदारे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की जो बात हो रही थी। लेकिन हमारी डिस्कशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैं वापस आना चाहता हूं इसी हमारे पॉइंट के ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा, वन लास्ट कमेंट ऑन दिस एंड देन वी विल मूव ऑन द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, कि आपने एक एनालिसिस कर लिया, जो पाकिस्तानी वहां बैठे हुए हैं और जो अमेरिकन जिनसे आप मिलते हैं,
how do they see these new militants in Pakistan? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉलिसी मेकिंग के लोग होते हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एवर, हमेशा इसी तरह रहेगा इस चीज से, या वो समझते हैं कि दिस इज अ न्यू फिनोमेनन एंड इट कैन बी कर्टेल्ड? उसमें मैं दो आपको बताना चाहूंगा। एक तो इट वाज नॉट अ न्यूज फॉर देम। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा डजंट हैव अ कैपेसिटी टू हैव एनी इंपैक्ट ऑन अमेरिकन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। आपने देख ही लिया होगा कि बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा की कितनी पोजीशन है, उसमें कोई पोजीशन नहीं है बिल्कुल भी। अब जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पे बैठा है, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, उनके भी कोई इसके बारे में राय नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बिजी है अपने यहाँ पे नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी में। उनकी कोई राय नहीं है। और बल्कि एक और बात ही है कि पाकिस्तान में जब हंगामे होते हैं, जब प्रॉपर्टी इमलाक जलाई जाती है आगे पीछे, तो यहाँ पे जू से तू नहीं रेंगती, क्योंकि वी हैव इम्यून्ड। हमें इस तरह की खबरें आके पाकिस्तान से अब उसका कोई असर नहीं होता। अब दूसरी बात रही अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की। पाकिस्तान इज नॉट द पार्टी एनी मोर। पाकिस्तान हैज मेड अ यू टर्न टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। उसके हवाले से आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पॉलिसी मेकर के हालात ये हैं, अभी तक बाइडेन साहब ने इमरान खान साहब की कॉल नहीं ली अभी तक, आपको पता है। ऑस्टिन लॉयड काबुल से इंडिया चले गए, आज तक वो वहां नहीं गए। आज तक वो इंटेंशनली आपके माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। तो आप ये देख लें कि उनका कितना इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर आग लगती है या नहीं लगती। बल्कि अगले दिन वो थ्रेट कर रहे हैं। वहां जनरल मैकेंजी जो सेंटकॉम के जो हेड हैं, उन्होंने क्या कहा है अगले दिन, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम अफगानिस्तान से निकलेंगे तो वहां उसके बाद पाकिस्तान का टफ टाइम आ रहा है आगे। तो मेरा मकसद है कि अमेरिका की पॉलिसी पे इस वक्त उनकी दे आर इन इंडियन कैंप, और वो सिर्फ इंडिया पे फोकस है उनका। पाकिस्तान इज नॉट ऑन देयर रेडार। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। ये मैकेंजी वाली स्टेटमेंट तो मैंने भी देखी है जो उन्होंने पेंटागन में दिया है कि हमें नई मिलिट्री बेसिस चाहिए होंगी एंड दे कैन आस्क टू पाकिस्तान कि हमें मिलिट्री बेसिस दें। आज की ये सेंटकॉम का जो चीफ है उसने ये कहा है। सो सर ये बताइएगा कि इसमें जारी बात है, आपकी बातों में बड़ा वजन है कि अभी तक बात भी नहीं हुई, ऑस्टिन भी नहीं आए, फिर एंटनी ब्लिंकन भी नहीं आए, और सारा वो भी फिर फोन पे चल रहा है सारा कुछ। इस सिनेरियो में आप क्या देखते हैं कि जो अमेरिका जो है वो तो इंडिया के बहुत करीब हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी शिफ्ट्स आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो माजी में हम समझते रहे हैं कि जो अमेरिका है वो साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान को बराबर लेता रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इम्बैलेंस हो चुका है हमेशा के लिए? आप पाकिस्तान को वो बिल्कुल एक और पराये में देख रहे हैं और इंडिया को बिल्कुल ही एक और पराये में देख रहे हैं, और साउथ एशिया इंडिया को उन्होंने इंडो पैसिफिक में डाल दिया है और पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा के लिए अफगानिस्तान से अटैच कर दिया? बिल्कुल। दरअसल असल में बात यह है, एक तो अमेरिका की, मैं समझता हूं पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में होते, सिचुएशन थोड़ी कदर डिफरेंट होनी थी। अब पाकिस्तान के ऊपर ना भी प्रेशर है अमेरिका की तरफ से डू मोर का, ना कुछ अरसा अगले 4 साल 3 साल आएगा। उसकी वजह है कि अमेरिका इज फेसिंग इट्स ओन क्राइसिस, इंटरनल इश्यूज। वो उस तरफ तवज्जो नहीं है उनकी। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती मैं समझता हूं। पाकिस्तान के पास इनको टाइम मिल गया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। चाइनीज भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने की बजाय माशी तौर पे बेहतर हो, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि करप्शन के ऊपर हाथ रखा जाए। ये नैब को जो बार बार नैब के ऊपर पीछे जाती हैं सारी पार्टियां, और बल्कि मैं यहां तक मेरे जराये के हिसाब से आपकी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट इस चीज पे एग्री कर रहे हैं कि फ्यूचर में नैब को खत्म कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में कोई भी मुल्क ऐसा जो कि करप्शन में इतने बुरे तरीके से धंसा हुआ हो, वहां पे अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर देना मेरे ख्याल में ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को चैलेंज इस वक्त मुआशी तौर पर देखें। सबसे बड़ी बात, मुझे आप एक मिसाल देता हूं, मुझे अभी आप कन्विंस करें कि आप पाकिस्तान आके $10 मिलियन लगा के इंडस्ट्री लगाएं। आपके क्या ख्याल चीमा साहब, मुझे पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ दे सकेंगी अगर मेरे साथ ज्यादती होती पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं। अगर मुझे ये गारंटी ना हो कि उस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के हालात क्या है, मैं वहां इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा जाके? इस चीज का जवाब ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट मुझे दे सकती है, ना सियासी दे सकते, और ना उनके पास बिल इस चीज की मौजूद है। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के हालात बेहतर नहीं होंगे।
नहीं, वो तो हो गया, वो तो जारी बात है। ये एक बड़ा ब्रॉड बेस, देखिए ना, इमरान खान भी क्या करे, वो आया है साफ करने, उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, उसने नवाज शरीफ को अपने हाथों से जो है वो भेज दिया है, इंग्लैंड भेज दिया है। तो अभी क्या करें, मजबूरी है ये। खान साहब का तो वो आए और उनके पास मैंडेट था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फंस गए उस विशियस साइकिल के अंदर, जो विशियस साइकिल। एक चीज, मैंने जो आपको आइडिया दिया था, कि वो आइडिया ये था उस वक्त आप बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि अगर आप अपनी मैंडेट डिलीवर करने की सलाहियत नहीं रखते तो आपको चाहिए था कि टावल फेंक के साइड पे हट जाते, अपोजिशन की बेंचों में बैठ जाते, अपने आप को ज्यादा ड्रैग करके बदनाम ना करते। आपने भी उसी चीज से एग्री किया कि खान साहब बिल्कुल वीक थे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, अभी भी नहीं कर पा रहे। उनके अपने सफों में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खान साहब खुद एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन अच्छे टीम बिल्डर नहीं है। जिस तरह हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पे थे, खुद अच्छे लीडर थे, अच्छे टीम बिल्डर नहीं थे, वो भी अपने साथ अच्छी टीम जो है वो नहीं बिल्ड कर पाए। तो ये एक लीडर होना एक अलग बात होती है, एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी होना एक अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छी टीम बिल्डर होना एक दूसरी खसूसियात है। खान साहब उसको नहीं कर पाए। मेरा मशवरा ये होगा खान साहब को, अभी भी अपने आप को देखें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोबारा किस मुंह से वोट मांगेंगे, क्या आज तक उन्होंने डिलीवर किया और क्या डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो बिल्कुल इस वक्त शुरू से एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं, और दिस इज नॉट गुड गुड फॉर हिम और फॉर द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एट द सेम टाइम। लेकिन उसमें अब देखें ना, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त ये है कि चाइना और रशिया और अपने अपने रीजन में, क्योंकि इस वक्त अमेरिका इज डीलिंग विद हिज ओन इश्यूज, तो हम एक तो कैचअप करें रिलेशनशिप में, और दूसरा इकोनॉमी ठीक करें। और इकोनॉमी मैंने आपको उसका भी सीक्रेट बता दिया, इकोनॉमी ठीक करने से पहले सिर्फ उस वजह से हो सकती, लॉ एंड ऑर्डर की हालत ठीक हो, करप्शन पे कंट्रोल किया जाए पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट में छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, आप सी पैक बना लेंगे, सड़कें बन गई, बाहर से इन्वेस्टमेंट, वहां पे प्लांट नहीं लगेंगे तो सड़कों पे क्या डिलीवर करेंगे आप? आपने उन पे न्यू खान और उन पे, मेरा मकसद है कोहिस्तान तो नहीं चलानी ना आपने मोटरवे पे, वहां पे डिलीवरी ट्रेड की होनी चाहिए। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं, अदालतें करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आपके बुरे हालात हैं, सियासी बुरे हालात हैं, तो उस सी पैक पे क्या चलेगा? मेरी समझ से बाहर है ये सारा कुछ। आप चाइना के ब्लॉक में चले गए हैं, चाइना से पैसा ले रहे हैं आप, मैं मानता बहुत पैसा आ रहा है पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान सर्वाइव भी चाइना की वजह से कर रहा है, लेकिन ये देखें कि फ्यूचर किधर, वो पैसा कहां जा रहा है, वो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा? अभी तक मेरे ख्याल में नहीं लग रहा। अभी भी मैं अगले दिन, बल्कि मैंने मजाकन कहीं कहा है, आपको पैसा मिला बाहर से, IMF से या दूसरी चीजों से मिलता है, और फौरन दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां महंगी हो जाती है जब भी पाकिस्तान को पैसा मिलता है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये कोई 52-53 अरब डॉलर अभी तक पाकिस्तान में लग चुका है, एनर्जी और जो प्रोजेक्ट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लग चुका है। देखिए जी, दुनिया में कहाँ किकबैक्स और सारा कुछ नहीं होता, ताड़ साहब, हर जगह ही होता है। लेकिन क्या इंडिया में नहीं होता? हर जगह, पूरी दुनिया, अमेरिका में भी होता है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अफोर्ड, मतलब एक चीज, आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं तारड़ साहब, ये जो आप वहां पे बैठ के फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को बड़े केयरफुली देखते हैं, पाकिस्तान में आपको क्या लग रहा है? एक तकसीम लग रही है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इदारे हैं वो चाहते हैं मगरब के साथ हम एक राब्ता रखें, अटैच रहें। गो के अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें जाने के बाद वो कोऑपरेशन अभी कम हो गया है, लेकिन हम वो ताल्लुकात को रखना चाहते हैं, और ये रिसेंटली भी साफियों से गुफ्तगू में ये कहा गया है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो मगरब से पंगा लेके बैठ गए हैं जनाब। वो सारा टाइम इस्लामोफोबिया की बातें करते हैं। वो किसी मुल्क में 3 साल से वो यूरोप में गए ही नहीं है। अमेरिका वो मजबूरी से गए, चलो बीच में कोरोना भी आ गया, लेकिन वो इंग्लैंड तक नहीं गए जब पे उसने इतना काम किया। सो आप क्या समझते हैं ये जो तकसीम है, ये क्या, हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? देखिए, उसमें मैं समझता हूं कि अभी तक, जिस तरह मैंने खैर आपको पहले भी बता दिया, आपकी आप खान साहब के एक तो आसपास उनके मशवरे देने वाले लोग गलत हैं, और ये खान साहब का कसूर नहीं है। मैं आई हैव बीन अ पॉलिटिकल वर्कर ऑल ऑफ माय लाइफ। यहाँ अमेरिका में भी मैंने आपको खान साहब के साथ, हालांकि नाइंसाफी होगी ये कि मैंने फौरन डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनको जोड़ दिया पहले भी, लेकिन मैंने कई गवर्नर्स को अपने हाथों में बनते देखा है, मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बनते देखा है। जब बाहर होते हैं तो हालात और होते हैं, जब आप व्हाइट हाउस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले जाते हैं हालात बिल्कुल चेंज हो जाते हैं।
आप फिर उस वक्त मुगलिया शहनशाह बन जाते हैं। आपके अब मोदी साहब के साथ भी यही हो रहा है। आप वहां चले जाते हैं, आपको सिर्फ यस मैन चाहिए होते हैं, जो आपको क्रिटिकल आइडिया देता है, आप उसकी बात सुनते नहीं है। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। ये खान साहब भी उसी के विक्टिम है। पाकिस्तान में हालात ये है, देखिए, एक तो आपके पास फॉरेन मिनिस्टर पिछले नवाज शरीफ पीरियड में रहा नहीं 5 साल। उसके बाद आपने एक सियासी बंदे को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, जिसकी विल इंटरनेशनल, जिसकी जिसकी कहते हैं ना एम्बिशंस या डिटर्मिनेशंस या फ्यूचर बजाय कि इंटरनेशनल हो, उनका नेशनल इंटरेस्ट है। वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस, आप ये उसकी मैं मिसाल देता हूं, कश्मीर पे मुस्लिम ममालिक में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कोई दौरा नहीं है, कोई सपोर्ट के लिए बाहर नहीं निकले। और बार बार ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता भी चला है कि वो कितने वीक है। कश्मीर पे किसी से सपोर्ट नहीं की, फैटफ में किसी ने सपोर्ट नहीं की, वोट किसी ने नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया पाकिस्तान को। आपके बार बार आपको टेस्ट एंड बैलेंस सामने नजर आता है, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं किया जाता। ये एक ज्यादती है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। अब खान साहब की बात ये है, खान साहब के साथ पहले तो मैनेजमेंट का इशू था, अच्छी मैनेजमेंट टीम नहीं थी। लेकिन दूसरा हादसा ये हुआ है कोरोना का इम्पैक्ट। अभी तक कोरोना पे कोई खास, एक तो अल्लाह माफी दे, मैं कहता हूं जिस तरीके से इंडिया में हालात चल रहे हैं उस तरह के पाकिस्तान में ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वही वेरिएंट ये चीजें पाकिस्तान में आती, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हमारी इकॉनमी या उसके बाद चीजें इन चीजों को चला पाएगी? ये एक सवालिया निशान है। हम कितने सीरियस हैं पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, ये एक सवालिया निशान है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तार साहब, ये बताइएगा, अभी कंक्लूड करते हैं इस डिस्कशन को, ये बताइएगा कि अमेरिका का ये जो बिहेवियर है कि उसके पास जो रॉ मटेरियल था या वो जो चीजें उसने पूरी दुनिया के साथ शेयर करनी थी, जहां पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसने शेयर नहीं किया और वैक्सीन भी नहीं दी। और कहा जा रहा है कि 40 मिलियन के करीब डोजेज अमेरिका में पड़ी हुई हैं, वो उनको लगवाते भी लोग कोई नहीं है और वो कहीं जा भी नहीं रही, और अमेरिका ने वो सारे कंट्रोल की हुई है। इसकी वजह से भी रूस चाइना और बाकी ममालिक ने इंडिया को सपोर्ट किया है, लेकिन अमेरिका ने जो है वो अपना हाथ खींच लिया। तो जो आपकी सॉफ्ट पावर होती है वो आपने लूज किया, और इस पोजीशन में पता चला है कि आप वो जो सेल्फ हेल्प फॉर सर्वाइवल वाला होता है, अमेरिका उस प्रिंसिपल पे चल के सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहा है, किसी को नहीं बात कर रहा। इंडिया भी इससे एक्सपोज हो गया कि ये किस तरह के ताल्लुकात हैं। हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि खैर इंडिया के हालात ये हैं कि कल टोनी बिल्किंस जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके साथ इंडिया की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए 135 सीईओ अमेरिकन कंपनीज के, उन्होंने कल उनके साथ जो है वो वेबसाइट पे, जूम पे उन्होंने मीटिंग की कल। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात, 135 स्ट्रॉन्गेस्ट और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ ने, और यहां से वो सारा कुछ कर रहे हैं। और खैर उसमें करना भी होगा भी, क्योंकि उसमें 135 तो नहीं, लेकिन काफी नंबर्स जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके सीईओ सारे इंडियन है। हमारी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, हमारा उनका इंडियंस के तो खैर हमारा कंपैरिजन नहीं है। मैं ये कहूंगा। दूसरा, इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, अगर मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, पिछले 20 साल मैं ज्यादा नहीं पीछे जाऊंगा, ओबामा दौर से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अमेरिका में जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी रिफॉर्म का एक हिस्सा थे, जो आज तक बंदा काउंसिलमैन भी नहीं बना, और जिसके खिलाफ वाशिंगटन पोस्ट ने 11 खवातीन खड़ी कर दी ला के इलेक्शन से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, और उसके बाद वो इलेक्शन जीता। उसके बाद वो जितना अरसा जीता रहा, 4 साल, अगर उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आपको नजर आएगा कि प्रेसिडेंट अकेला एक साइड पे, पूरी प्रेस एक साइड पे, पूरी एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे, ओबामा अपॉइंटेड, एफबीआई उसके साथ जो है वो नहीं काम कर रही। पहले 2 साल उसको फंसाए रखा रशियन क्रूजन में, जिसको वो विच एंड कहते थे, उसका कुछ रिजल्ट उसमें कुछ भी नहीं निकला। फिर उसके बाद देखिए, मैं मजेदार बात बताता हूं आपको, क्योंकि ट्रंप साहब तो पावर में नहीं है। जो बाइडेन के लड़के की बेस की करप्शन थी वो टोटल, यूक्रेन के साथ करप्शन डिस्कस हुई थी फोन पे, लेकिन करप्शन को छोड़ के उस टेलीफोन कॉल को पकड़ के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया। कभी सियासत में आपने देखी इस तरह की बात कि फाउंडेशन ऑफ दैट कॉल, बेसिस ऑफ दैट कॉल वाज करप्शन, लेकिन उसको छोड़ के तो कॉल के कंटेंट्स को लेके वो, बल्कि वो उसमें से भी कुछ नहीं निकला। लेकिन 4 साल एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने मुल्क के अंदर उसको मफलूज करके रखा। दिस इज व्हाट द जमहूरियत रिफॉर्म हो रही। अब वो चला गया। अब इनका क्लेम यह था कि 80 मिलियन वोट लेके बाइडेन जीते हैं।
मेरा क्वेश्चन मार्क उस पर यह है कि 80 मिलियन लोगों ने वोट कर दिया सोशलिज्म के लिए, 80 मिलियन अमेरिकन ने वोट कर दिया डिफेंडिंग पुलिस के लिए, 80 मिलियन लोगों ने वोट करके दिया कि बॉर्डरलेस कंट्री हो। अच्छा चलें ठीक है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ज्यूम कर लेते हैं कि वाकई दिया, फिर दो उनको सोशलिज्म, फिर बॉर्डर छोड़ दो, खोल दो, इंटरनल पॉलिसीज। आप ये $2.25 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल कल परसों दे रहे हैं अमेरिकन। उस पर आपको पता है कि टैक्सेशन बढ़ेगी, टैक्सेशन बढ़ेगी, सबसे बड़ी चीज क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। कोरोना का इंपैक्ट, आज की मैं टोटल अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में बता देता हूं, आपके देखने वालों को फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, वो खुद उसमें फिल कर लें। अमेरिका में इस आर्टिफिशियल इकोनॉमी राइट नाउ, अमेरिकन गवर्नमेंट इज पंपिंग मनी इनटू द इकोनॉमी। हमें पीपीई चेक्स, हमारे बिजनेसेस चलाने के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है, हमारे पेरोल के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है, कुछ ग्रांटें दे रही है, कुछ लोन दे रही है, कुछ फॉरगिवेबल लोन दे रही है। दिस इज आर्टिफिशियल इकोनॉमी। अच्छा, घरों में से, अपार्टमेंट्स में से विक्शन के लिए निकाले जाने को बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट के आपके पीरियड को बढ़ा के 17 मंथ्स कर दिया गया। आज आप जॉब छोड़े 2 साल घर बैठ के खाते रहे। ये आर्टिफिशियल इकोनॉमी है, ये बबल एक क्रिएट कर दिया गया अमेरिका में। जिस दिन कोविड की वजह के बाद ये बबल बस्ट होगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि वेयर अमेरिका स्टैंड एट, वेयर इज द इंटरनेशनल। देखें उसका रिपल इफेक्ट होंगे चीजों के। जब एक बड़ा हाथी गिरता है तो उसके नीचे कई जानवर नीचे आगे मरते हैं उसके, कई। तो इसका एक इंपैक्ट होगा अमेरिका का। मैं उसी सिलसिले पे मैं हमें इस वक्त भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बड़े काफी अरसे से गाइड करने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान हैज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 2 चीजें अगले दिन मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको। मुझे किसी ने पूछा कि ताड़ साहब, अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था उसके लिए। मैंने कहा पाकिस्तान एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। इन्हें चाहिए था कि कश्मीर में मदद मांगते हैं अमेरिका से, कंटीजेंट करते कि हम आपकी अफगानिस्तान में मदद करते हैं, आप कश्मीर में हमारे साथ मदद करें, क्योंकि इंडिया इज योर एलाय नाउ। आप खुद देख लें क्या ख्याल है, आपने प्रेशर उस पर क्रिएट किया। आप जस्टिफाई कर सकते हैं इसको कि पाकिस्तान इज सिंसियर एंड पुशिंग टुवर्ड्स दैट एजेंडा? नन। दूसरा, मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान की आर्मी और सारा कुछ आप डिफेंस पे इतना पैसा खर्च करते हैं, अफगानिस्तान से सारी दुनिया लेके जा रही वापस, आप उनके आर्मामेंट्स में एडजस्ट देखें और फ्यूचर में देखें। खास करके इस वक्त मैं बड़ा अफसोस के साथ कहता हूं, हमारे असद कैसर साहब अपना ट्रिप लेके गए अफगानिस्तान, पूरी दुनिया ने देखा कि उनका जहाज ही वहां लैंड नहीं कर सका। जिन वजूहात पे लैंड नहीं कर सका, क्या ख्याल है, दुनिया को नहीं पता? पता है सबको। तो ये एक पाकिस्तान ओरिजिनली, अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि लीडरशिप का फुकदान और लीडरशिप की विल का फुकदान। मैं ये समझता हूं लीडरशिप की एक खासियत ये होती है कि अगर आपको मैंडेट इन्फोर्स करने की पावर नहीं है, आप छोड़ दें पावर को बिल्कुल। आप अपोजिशन की सीटों पे बैठ जाके आप शोर करें, आप जाके इस चीज का शोर करें कि मुझे मेरा मैंडेट डिलीवर नहीं करने दिया जा रहा। आप लोगों को एक्सपोज करें आप जाके। लेकिन ये तो तरीका कार कोई नहीं। मेरा मकसद है कि आपको पता है आप कर भी कुछ नहीं पा रहे। आप एक मफलूज सी गवर्नमेंट, माजूर सी गवर्नमेंट, चीजें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट किस साइड पे है, अदलिया किस साइड पे जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों के चारों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वाहिद यही है कि नेशनलिज्म कोई नहीं है उनमें। मुझे आप छोटी सी बात ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में एक फैशन है बड़े अरसे से कि हर करप्ट, मैं उनको पेशावर सियासतदान कहता हूं, हर एक का घर दुबई या लंदन में हो रहा है। एक फैशन है आपकी स्टैब्लिशमेंट का भी और सियासतदानों का। हर एक का बच्चा बच्ची लंदन और न्यूयॉर्क पढ़ना चाहिए, वो भी हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, आपके मैं हैरान होता हूं, 18 ग्रेड के अफसर के बच्चे यहां जाई टाउन में पढ़ रहे हैं, जिसकी ट्यूशन फीस, इंटरनेशनल ट्यूशन फीस 60,000 65,000 साल की है। मैं चीखता हूं, मैं खून के आंसू रोता हूं। उसकी वजह ये, रोने की वजह क्या है? मैं क्यों रो रहा हूं? हालांकि 35 साल 36 साल मुझे मदरलैंड है, मेरी शनाख्त है, मैं पाकिस्तानी हूं। मैं चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लूं, मैं पाकिस्तानी रहूंगा। मेरे अंदरों पंजाबियत नहीं निकलती पई। दुख होता है। ये मेरा होमलैंड है। मेरी मदरलैंड को धक्के मारोगे जिसमें, तो अफसोस तो होगा ना। 18वें ग्रेड का अफसर जो है वो ये सलाहियत रखता है कि यहां अमेरिका में एक बच्चे को अपने को $1 लाख सालाना खर्चे में पढ़ा सकता हो। तो फिर ये दसो चीमा साहब, सम दुख नहीं होना तो और की होना। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो लोग, आप जैसे लोग वहां पे, आपने सही कहा कि ये होमलैंड है, वो मदरलैंड है। तो तकलीफ तो होती है कि जब हालात इस तरह बिगड़ते हैं और
ऑब्वियसली वो पैसा अवाम के पैसे से पढ़ रहे हैं, वो को कमा के एक 18वें ग्रेड के मुलाजिम की कितनी तनख्वाह है, लाख सवा लाख रुपया मैक्सिमम, उसमें तो आप गुजारा भी नहीं कर सकते, आजकल के जमाने में महंगाई इतनी है। बट दिस इज एन अनएंडिंग डिबेट तारड़ साहब, इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग यू, और आपने जो अपने दिल की बात रखी और जो अपने व्यूज दिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को पसंद होंगे। थैंक यू सर। पाकिस्तान जिंदाबाद।